ये चेकलिस्ट है जब आपके पास डिलीवर हो जाती है, यानी कंक्रीट आपके पास डिलीवर हो जाती है, साइट पे आ जाती है, तो आपने इन चीज़ों को चेक करना है। ये जितनी भी डिटेल मैंने ली है, ये मैंने इस टेंडर से यानी सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 097 से लिया हुआ है। ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंक्रीट का चेकलिस्ट और कंक्रीट की जितनी भी डिटेल है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंक्रीट की कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने कंक्रीट को किस तरह परफॉर्म करना है, किन चीज़ों का ख्याल करना है, टाइप ऑफ कंक्रीट हम कौन सी यूज़ करते हैं और कंक्रीट का चेकलिस्ट स्पेशली अरामको प्रोजेक्ट पे जो चेकलिस्ट यूज़ होता है मैं वो डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम कंक्रीट के चेकलिस्ट को देखेंगे, बाद में हम कंक्रीट की डिटेल को समझेंगे। कंक्रीट का चेकलिस्ट जितना भी डिफाइन हुआ है, यहाँ मैं जितना भी डिस्कस करूंगा वो 09 सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 097 सेक्शन 14.1 से मैंने लिए हुए हैं। हम वो डिस्कस करेंगे जब भी हमारे पास साइट पे कंक्रीट आ जाती है, डिलीवर हो जाती है, या हमने जब भी कंक्रीटिंग करनी है तो हमने कौन सी ऐसी चीज़ें जो इसके अंदर चेक करनी है। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब भी हमारे पास कंक्रीट साइट पे डिलीवर हो जाती है, यानी टीएम हमारे पास साइट पे आ जाता है, कंक्रीट आ जाती है, तो उसमें हमने कौन सी ऐसी चीज़ें जो चेक करनी है। सबसे पहले ये जितना भी चेकलिस्ट है ये मैंने सऊदी अरामको के स्टैंडर्ड से लिए है। 09 सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 097 सेक्शन 14.1 से मैंने लिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास जो मेंशन है, यानी ऑल रेडी मिक्स कंक्रीट आर डिलीवर्ड टू द साइट विद बैच टिकट लिस्टिंग द फॉलोइंग। कहते हैं कि जब भी आपके पास कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन आ जाता है, यानी टीएम में आपके पास कंक्रीट आ जाए, तो आपने इन चीज़ों को चेक करना है। सबसे पहले हमारे पास है नेम ऑफ द रेडी मिक्स कंपनी। कहते हैं कि सबसे पहले आपने रेडी मिक्स कंपनी, कौन सी कंपनी की कंक्रीट है, आपने वो चेक करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है लोकेशन ऑफ बैचिंग प्लांट। आपने बैचिंग प्लांट कौन सा है, उसकी लोकेशन कौन सी है, ये आपने चेक करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है सीरियल नंबर ऑफ द टिकट, डेट, ट्रक नंबर, ये भी आपने चेक करना ही। ये आपको जो हमारे पास टीएम आ जाता है ना, उसमें हमारे पास हेल्पर होता है, वो सारी चीज़ें आपको ये प्रोवाइड करेगा, आपने इसको चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है नेम ऑफ परचेसर। आपने नेम ऑफ परचेसर चेक करना है। नेम ऑफ जॉब एंड लोकेशन, ये लोकेशन भी आपने चेक करनी है, या जॉब नंबर आपने चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जॉब ऑर्डर नंबर फॉर प्रोजेक्ट, ये जॉब ऑर्डर नंबर होता है, ये आपने चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको मिक्स डिज़ाइन नंबर, यानी सऊदी अरामको की तरफ से जो आपको मिक्स डिज़ाइन डिफाइन हुआ हो वो भी आपने चेक करना है कि क्या वो उस डिज़ाइन के मुताबिक ये कंक्रीट हमारे पास आई है कि नहीं, ये भी आपने चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है अमाउंट ऑफ कंक्रीट इन क्यूबिक मीटर। इसका मतलब है कि आपने कंक्रीट की क्वांटिटी चेक करनी है कि हमने कितनी ऑर्डर दी है और कितनी हमारे पास आई है, ये भी आपने चेक करनी है। टाइम ऑफ लोडिंग इफ वेट मिक्स, कहते हैं कि आपने टाइमिंग चेक करनी है। जब आपके बैचिंग प्लांट पे बैच हो जाती है तो उस टाइम से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो वो टाइमिंग भी आपने चेक करनी है, क्योंकि कंक्रीट की जो टाइमिंग है वो 90 मिनट है, तो आपने 90 मिनट के अंदर इंडेट कंक्रीट को करनी है, यानी प्योरिंग करनी है कंक्रीट की। नेक्स्ट हमारे पास है रीडिंग ऑफ द रिवोल्यूशन काउंटर एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वाटर। कहते हैं कि रिवोल्यूशन काउंटर जो होता है, जो ट्रक के ऊपर होता है, यानी सीटीएम जो होता है, टीएम जो होता है, उसके ऊपर ये रिवोल्यूशन काउंटर होता है, आपने ये भी चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप, ब्रांड एंड अमाउंट ऑफ सीमेंट, सिलिका फ्यूम एंड एडमिक्सचर। ये इसमें आपकी जितनी कंक्रीट में आपकी जितनी भी एडमिक्सचर यूज़ हुआ है, या कोई सिलिका फ्यूम है, एडमिक्सचर है, सीमेंट टाइप कौन सा यूज़ हुआ है, ये भी आपने चेक करना है। ये आपका जो कंक्रीट का परफॉर्मा एक आता है, जो मिक्स डिज़ाइन का परफॉर्मा होता है, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्स एंड टोटल अमाउंट ऑफ द मिक्सिंग वाटर। इसका मतलब है कि आपने कितनी क्वांटिटी यानी कितनी परसेंट आपने वाटर ऐड किया है, वो भी आपने चेक करना है। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, यानी इस कंक्रीट के अंदर मैक्सिमम साइज जो कंक्रीट एग्रीगेट है कितने साइज का यूज़ हुआ है, वो भी आपने चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है मास ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो मास है, फाइन एग्रीगेट और कोर्सर एग्रीगेट का जो मास है, कितनी मिकदार में यूज़ हुई है, वो भी आपने चेक करनी है। टाइम लिविंग बैचिंग प्लांट, बैचिंग प्लांट से ये कंक्रीट कितने बजे निकली है, ये चीज़ें आपने चेक करनी है। सिग्नेचर और इनिशियल ऑफ प्रोड्यूसर रिप्रेजेंटेटिव, इसका मतलब है कि कंक्रीट में यानी बैचिंग प्लांट जो क्यूसी इंस्पेक्टर होता है या कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो आपका लैब टेक्नीशियन भी होता है, सीनियर लैब टेक्नीशियन भी होता है, क्यूसी इंजीनियर भी हो सकता है, क्यूसी इंस्पेक्टर भी हो सकता है। बैचिंग प्लांट इंस्पेक्टर जो होता है, उस रिप्रेजेंटेटिव का सिग्नेचर लाजमी होना चाहिए इन चीज़ों पे। ये चेकलिस्ट है जब आपके पास डिलीवर हो जाती है, यानी कंक्रीट आपके पास डिलीवर हो जाती है, साइट पे आ जाती है, तो आपने इन चीज़ों को चेक करना है। ये जितनी भी डिटेल मैंने ली है ये मैंने इस टेंडर से यानी सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 097 से लिया हुआ है। ठीक है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अब ये जितनी भी मैं डिस्कस करता हूँ, ये जितनी भी मैंने रेफरेंसेस दिए हैं, मैंने सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड से ली हुई है या सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 097 से मैंने डिफाइन की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेडी मिक्स कंक्रीट डिलीवर एंड ट्रक नॉट हैविंग एन ऑपरेबल रिवोल्यूशन काउंटर शेल बी रिजेक्टेड। इसका मतलब है कि अगर इन केस आपके पास कोई टीएम आ जाए, यानी सीटीएम जिसको हम करते हैं, यानी टीएम जो ट्रांजिट मिक्सर होता है जिसमें कंक्रीट आती है हमारे पास साइड पे, अगर उसका रिवोल्यूशन काउंटर जो है वो ख़राब है या है नहीं, तो आपने उसको रिजेक्ट करना है। ये 09 सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 097 सेक्शन 11.1.2 में डिफाइन हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट शेल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द मिक्सर विद इन 90 मिनट्स और बिफोर द ड्रम हैज रिवोल्यूशन 300 रिवोल्यूशन। सिंपल इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आपने जब भी कंक्रीट करनी है तो आपने 90 मिनट के अंदर अंदर कंक्रीट पोर करनी है और आपने 300 रिवोल्यूशन काउंटर से पहले इसको पोर करनी है। यानी सीटीएम का जो रिवोल्यूशन काउंटर होता है 300 काउंटर, उससे पहले आपने इसको पोर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट डिलीवर एट द टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ द 32 सेंटीग्रेड or that fail to maintain a temperature of 32 सेंटीग्रेड until use shall be rejected। इसका मतलब है कि अगर इन केस हमारे पास कंक्रीट का टेम्परेचर जो है वो हाई आ जाए, 32 सेंटीग्रेड से ज़्यादा आ जाए, तो आपने इसको भी रिजेक्ट करना है। लेकिन मोस्टली हमने ये भी देखी है कि 35 सेंटीग्रेड तक भी कंक्रीट एक्सेप्टेबल है, यानी प्योर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है नो एल्यूमिनियम पार्ट शेल बी प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद द कंक्रीट ड्यूरिंग द मिक्सिंग और डिलीवरी। कहते हैं कि जब भी अपनी कंक्रीटिंग की मिक्सिंग करनी है या डिलीवर करनी है तो आपने कोई एल्यूमिनियम इंस्ट्रूमेंट कोई इसके अंदर यूज नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है स्लम्प एंड सिलेंडर टेस्ट सैंपल शेल बी टेकन फ्रॉम द एंड ऑफ द मिक्सचर ट्रक चोटीज और डिस्चार्ज पॉइंट ऑफ द कंक्रीट प्लेसमेंट हुज व्हेन कंक्रीट पंप्स आर यूज्ड। इसका मतलब है कि जब भी आपने स्लम्प का परफॉर्म करना है या आपने सिलेंडर जो कंप्रेसिव स्टैंड के लिए फिल करते हैं, सिलेंडर हम फिल करते हैं, वो आपने एट द एंड ऑफ मिक्सर ट्रक, यानी जब भी आप कंक्रीटिंग करोगे एट द एंड जब आपके पास कंक्रीट रह जाए थोड़ी सी सीटीएम में या टीएम में, तो आपने उससे ये कंक्रीट लेनी है और उसी से आपने स्लम्प परफॉर्म करना है और सिलेंडर आपने उसी से फिल करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेंथ टेस्ट एज वेल एज स्लम्प टेम्परेचर डेंसिटी एंड एयर कंटेंट टेस्ट व्हेन रिक्वायर्ड बाय द स्पेसिफिकेशन शेल बी मेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉट लेस देन वन टेस्ट ऑफ ईच 115 क्यूबिक मीटर। ईच टेस्ट बी मेड फ्रॉम द सेपरेट बैच वन ईच डे कंक्रीट इज डिलीवर एट लीस्ट वन स्ट्रेंथ टेस्ट शेल बी मेड फॉर ईच क्लास ऑफ द कंक्रीट। इसका सिंपल मतलब है कि आपने एक सैंपल 115 क्यूबिक मीटर से कलेक्ट करना है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टेस्ट यूज होते हैं, जिस तरह हमारे पास स्लम्प है या हम स्ट्रेंथ के लिए सिलेंडर फिल करते हैं उसकी बात हो रही है, या डेंसिटी हमने फिल करनी है, या हम एयर कंटेंट टेस्ट जब परफॉर्म करते हैं, यानी कंक्रीट के अंदर जब हम एयर कंटेंट फाइंड करते हैं, तो आपने एक सैंपल जो कलेक्ट करना है वो 115 क्यूबिक मीटर से कलेक्ट करना है। बट ये वेरी कर सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आपकी स्ट्रक्चर चेंज होती है तो आपने दोबारा उस स्ट्रक्चर से दोबारा आपने यही टेस्ट के सैंपल कलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्लम्प एयर कंटेंट डेंसिटी एंड टेम्परेचर टेस्ट शेल बी मेड एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट एट द ऑप्शन ऑफ द इंस्पेक्टर एज often as necessary for control check। इसका मतलब है कि जब भी आपने स्लम्प टेस्ट परफॉर्म करना है, एयर कंटेंट या डेंसिटी या टेम्परेचर फाइंड करना है, तो आपने क्यूसी जो इंस्पेक्टर है या कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर है उसके होती हुई आपने ये टेस्ट परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द कंक्रीट टेस्ट सिलेंडर फॉर द टेस्ट शेल बी। इसका मतलब है कि आपने कितने सिलेंडर फिल करने हैं कंक्रीट जब भी आपने करनी है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप से 3 डेज के लिए आपने एक सिलेंडर फिल करना है, 7 डेज के लिए आपने एक सिलेंडर फिल करना है, 28 डेज के लिए आपने 2 सिलेंडर फिल करने हैं। और ये जो सेक्शन मैंने ली है 09 सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 097 सेक्शन 18.2 से मैंने लिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट शेल नॉट प्लेस प्रायर टू द रिकॉर्ड प्री प्लेसमेंट इंस्पेक्शन एंड ऑथराइज्ड बाय दी प्रोसीड बाय सऊदी अरामको। इसका मतलब है कि आपने कंक्रीट तब तक नहीं करनी जब तक अरामको का इंस्पेक्टर पीआईडी या कंसल्टेंट के इंस्पेक्टर ने प्री इंस्पेक्शन उस एक्टिविटी की या उस स्ट्रक्चर की ना की होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपीरियंस फ्रॉम वॉचर शेल बी प्रोवाइड ड्यूरिंग कंक्रीट प्लेसमेंट टू डिटेक्ट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट और द बिगिनिंग ऑफ द फेलियर। इसका मतलब है कि आपने वाचर को या आपने कोई ऐसी एक्सपीरियंस बंदों को वहाँ खड़ा करना है कि अगर इन केस कंक्रीट की फेलियर आ जाए तो आप इसी टाइम एक इमरजेंसी सिचुएशन में कंक्रीट फेलियर के दौरान कोई स्टेप ले सके। ये भी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q001 सेक्शन 8 से मैंने लिया हुआ है।
नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन टेम्परेचर ऑफ reinforcement embedded foam greater than 120 Fahrenheit, a fine mist of water is used to moisten the hot surface immediately before placing concrete. Standing water is removed before the placing concrete. इसका मतलब है कि अगर इन केस हम किसी स्ट्रक्चर की कंक्रीट करते हैं, अगर उस स्ट्रक्चर में जो रीइंफोर्समेंट स्टील जो यूज़ होता है, अगर उसका टेम्परेचर 120 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो आपने उसकी क्यूरिंग करनी है, यानी आपने उसके ऊपर पानी लगाना है ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए। लेकिन ड्यूरिंग कंक्रीटिंग जब आपने करनी है तो उस जगह पे पानी कड़ा ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेश कंक्रीट आर नॉट डिपोजिट ऑन कंक्रीट दैट हैज सफिशिएंटली हार्डन टू कॉज फॉर्मेशन ऑफ द कोल्ड जॉइंट। इसका मतलब है कि आपने फ्रेश कंक्रीट उस जगह पे डिस्प्यूज नहीं करना है जहां आपके कोल्ड जॉइंट प्रोड्यूस हो जाए। आपने उस जगह पे कंक्रीट को प्लेस नहीं करना है, यानी डिस्पोज नहीं करना वहां पे। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट दैट कंटेन फॉरेन मटेरियल आर नॉट प्लेस। इसका मतलब है कि अगर इन केस कंक्रीट में कोई ऐसे ऑर्गेनिक या फॉरेन मटेरियल आ जाए, यानी गंद वगैरह आ जाए, तो आपने उस कंक्रीट को प्लेस नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है रीटेम्परिंग ऑफ कंक्रीट आफ्टर प्लेसमेंट इज प्रोहिबिटेड। इसका मतलब है कि अगर आप एक दफ़ा कंक्रीट को प्लेस कर लेते हो, आपकी सरफेस क्लियर हो जाती है, कंक्रीट की प्लेसमेंट हो जाती है, तब आपने उसके बाद कोई भी रीटेम्परिंग या आपने वाइब्रेटर वगैरह नहीं चलाना। नेक्स्ट हमारे पास है जॉइंट नॉट स्पेसिफाई इन द IFC ड्राइंग शेल बी अकॉर्डेंस विद द ACI 301 चैप्टर 2। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई जॉइंट प्रोवाइड करना है और वो जॉइंट आपके IFC ड्राइंग के मुताबिक नहीं है, यानी ड्राइंग में आपके वो जॉइंट प्रोवाइड नहीं हुई है, तो आपने ACI 301 चैप्टर 2 सेक्शन 2 जो जॉइंट के बारे में है, डिटेल सी इसमें जॉइंट की डिस्कशन हुई है, तो आपने इस सेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, यानी इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इमीडिएटली आफ्टर प्लेसमेंट प्रोटेक्ट कंक्रीट फ्रॉम प्रीमेच्योर ड्राइंग और एक्सेसिवली हॉट और कोल्ड टेम्परेचर एंड मैकेनिकल इंजरीज। इसका मतलब है कि जब आप एक दफ़ा कंक्रीट प्लेस कर लेते हो तो आपने जल्दी यानी इमीडिएटली आपने उस कंक्रीट के एरिया को यानी उस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट हम या हेजन क्लॉथ से करते हैं या जो टर्पोलिन शीट होती है हम उसके ऊपर वो लगा लेते हैं और इसके ऊपर हम क्यूरिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर कंक्रीटिंग एंड बिफोर सेटिंग ऑफ कंक्रीट द फाउंडेशन एंड अदर कनेक्शन पॉइंट स्पेशली बट नॉट लिमिट टू एंकर बोर्ड आर चेक्ड बाय सर्वे टू कंफर्म देयर लोकेशन, ओरिएंटेशन, एलिवेशन एंड कंडीशन। इसका मतलब है कि जब भी आप कंक्रीटिंग करोगे उससे पहले आपने सर्वेयर से जितनी भी उसकी कोऑर्डिनेट्स है, लेआउट है, ओरिएंटेशन है, एलिवेशन है, वो चीज़ें आपने सर्वेयर से क्लियर करनी है, यानी लेआउट में या आपकी कोई अलाइनमेंट में उसमें फ़र्क ना आ जाए। नेक्स्ट अब हम कंक्रीट की डिटेल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूज़ होता है कंक्रीट के लिए ASTM C94 रेडी मिक्स कंक्रीट है, ACI 301 है, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q001 है, और नेक्स्ट हमारे पास है 09 सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 097 रेडी मिक्स रिक्वायरमेंट। ये हमारे पास कंक्रीट के लिए स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं। अब हम कंक्रीट को डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो कंक्रीट की टाइप है स्ट्रक्चर कंक्रीट है, ACI 301 इसका स्टैंडर्ड है, नॉन स्ट्रक्चर कंक्रीट है, प्रीकास्ट कंक्रीट है। ये 3 टाइप ऑफ कंक्रीट हम यूज़ करते हैं यहाँ। और भी डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म कंक्रीट आ जाता है, लो वेट कंक्रीट आ जाता है, हैवी वेट कंक्रीट आ जाता है, वो भी है, लेकिन मेनली जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अरामको प्रोजेक्ट पे वो हमारे पास स्ट्रक्चर कंक्रीट, नॉन स्ट्रक्चर कंक्रीट, प्रीकास्ट कंक्रीट को हम यूज़ करते हैं। अब हम इसको डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर कंक्रीट है। स्ट्रक्चर कंक्रीट की हमारे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 28 MPa यानी 4000 PSI होती है। वाटर सीमेंट रेशो इसमें हमारे पास लेस देन या इक्वल टू 0.4% हम यूज़ करते हैं। सीमेंट के जो कंटेंट है वो 350 से लेकर 370 kg पर क्यूबिक मीटर हम इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें ग्रेडेशन, एग्रीगेट की ग्रेडेशन। इसका मतलब है कि आपके एग्रीगेट साइज जो यूज़ होता है वो 10 से 20 mm यूज़ होता है, बट ये वेरी कर सकता है, ये आपका ज़्यादा हो सकता है, ये आपके डिज़ाइन पे डिपेंड कर सकता है कि उसके अंदर कंक्रीट की कौन से वेटेज यूज़ हो सकते हैं, यानी कौन सी आपकी साइज यूज़ हो सकता है। ये 38 mm 40 mm तक पॉसिबल है कि वो वेरी करे यानी जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन स्ट्रक्चर कंक्रीट। नॉन स्ट्रक्चर कंक्रीट अक्सर हम लीन कंक्रीट जब करते हैं, PCC करते हैं या ब्लाइंडिंग करते हैं, उसमें हम करते हैं। उसकी हमारे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 14 MPa यानी 2000 PSI होती है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन स्ट्रक्चर कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशो जो हमारे पास यूज़ होती है वो 0.6% यूज़ होती है। सीमेंट कंटेंट जो हमारे पास यूज़ होता है नॉन स्ट्रक्चर कंक्रीट 250 kg पर क्यूबिक मीटर यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीकास्ट कंक्रीट।
प्रीकास्ट कंक्रीट की हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो 5000 psi होती है। सिलेंड्रिकल जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं ASTM C39 इसके लिए हम फॉलो करते हैं। इसमें हमारे पास ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है स्ट्रक्चर कंक्रीट के लिए 4000 psi, ये भी वेरी कर सकती है। ये आपकी 6000 psi तक भी जा सकती है, 5000 psi भी तक भी जा सकती है, 4500 psi तक भी जा सकती है। ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर सकता है और स्ट्रक्चर इंजीनियर जो डिज़ाइन करता है स्ट्रक्चर की उस पे डिपेंड करता है कि उसने कितनी इसकी रेशो रखी है। लेकिन ये जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ ये सऊदी अरामको रजिस्टर Q006 में मैंने पिकअप किए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट यूज़। इसमें हमारे पास जो सीमेंट यूज़ होता है टाइप 1 एंड टाइप 5, पोर्टलैंड सीमेंट एंड सल्फर रेजिस्टेंट सीमेंट, SRC सीमेंट इसको हम कहते हैं। इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड है ASTM C150 है, यानी ये स्टैंडर्ड हम पोर्टलैंड सीमेंट और सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट या OPC सीमेंट जिसको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसके लिए हम ये स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर सीमेंट रेशो फॉर स्ट्रक्चर कंक्रीट 0.4%, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। और ब्लाइंडिंग के लिए जो हमारे पास वाटर सीमेंट रेशो है वो 0.6% है। नेक्स्ट हमारे पास है स्लम्प रेंज 140 ± 50 mm ASTM C143। स्लम्प की वैल्यू जो है वो हमारे पास वेरी कर सकती है, ये भी डिस्कस हुआ है सऊदी अरामको रजिस्टर Q006 में, बट ये वेरी कर सकता है। ये आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर जो है यानी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्ट्रक्चर है वो कंजेस्टेड एरिया में है तो उसके लिए हम स्लम्प को हाई रखते हैं। बाकी ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है, टेम्परेचर की वजह से भी स्लम्प हाई हो सकता है। ये हमारे पास 250 तक भी वेरी कर सकता है, जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर 5 सेंटीग्रेड से लेकर 35 सेंटीग्रेड तक, और इसका जो हमारे पास टेम्परेचर का स्टैंडर्ड है ASTM 1064 है। टेम्परेचर भी वेरी कर सकता है। सऊदी अरामको Q001 में जो टेम्परेचर डिस्कस हुई है वो 32 सेंटीग्रेड डिस्कस हुई है, बट ये 35 तक भी एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीगेट साइज 10 to 20 mm, बट एग्रीगेट साइज मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये वेरी कर सकता है। ये 38-39 mm तक जा सकता है, यानी इतना साइज तक एग्रीगेट आप पे यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर स्ट्रक्चरल कंक्रीट सीमेंट कंटेंट हमारे पास जो यूज़ होते हैं वो 350 kg से लेकर 370 kg पर क्यूबिक मीटर यूज़ होते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल कंक्रीट में हमारे पास 250 kg पर क्यूबिक मीटर सीमेंट यूज़ होते हैं। इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड है यानी सीमेंट के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूज़ होता है वो ASTM C150 है। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट पोरिंग हाइट 1 मीटर। इसका मतलब है कि आपने जब भी कंक्रीट पोरिंग करनी है तो पोरिंग की जो हाइट है वो 1 मीटर है, 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी कुछ प्रोजेक्टों पे 1.5 मीटर तक एक्सेप्टेबल है, यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिलीवरी नोट चेक 90 मिनट, रिवोल्यूशन टाइम 300 RPM। ये RPM है, मैंने यहाँ मिस्टेकली PPM लिखा हुआ है। डिलीवरी नोट जो होता है ना वो अपने चेक करना है, कंक्रीट पोरिंग आपने 90 मिनट के अंदर अंदर ही करनी है। और रिवोल्यूशन काउंटर जो होता है ना ये हमारे पास 300 RPM यानी रिवोल्यूशन पर मिनट यूज़ होता है। इससे ज़्यादा अगर इनकेस रिवोल्यूशन काउंटर आपका बढ़ गया तो आपने उस कंक्रीट को रिजेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है वाइब्रेटर यूज़ 3 to 5 सेकेंड 90 एंगल में हम इसको यूज़ करते हैं, यानी आपने जब भी वाइब्रेटर यूज़ करना है 3 to 5 सेकेंड यूज़ करना है और इसकी जो एंगल है वो स्ट्रेट रखनी है यानी 90 एंगल पे रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम टोटल डिसॉल्व सॉलिड इन वाटर यूज्ड फॉर क्यूरिंग शैल नॉट एक्सीडेड 1000 पार्ट पर मिलियन। इसका मतलब है कि जो क्यूरिंग के लिए आपने वाटर यूज़ करना है उसकी जो TDS वैल्यू है वो 1000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर क्यूरिंग शैल बी कंटिन्यूअसली अंटिल द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हैज़ रीच 70% ऑफ द स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ बट नॉट लेस देन 7 days आफ्टर प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि आपने वाटर की जो क्यूरिंग है वो कंटिन्यूअसली आपने 7 days तक करनी है, क्योंकि 7 days के बाद हमारी जो स्ट्रक्चर होती है उसकी 70% प्लेसमेंट जो है स्ट्रेंथ है वो अचीव हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है दिस सैचुरेटेड बर्लप शैल बी कवर्ड विद प्लास्टराइज्ड शीट वेपर बैरियर मिनिमम 0.15 mm 6 mil इन थिकनेस। इसका मतलब है कि जब आप कंक्रीट कर लेते हो उसके ऊपर जब आप क्यूरिंग कर लेते हो तो एक ये शीट होती है बर्लप सैचुरेटेड बर्लप, ये एक शीट होती है, प्लास्टिसाइज शीट होती है, आपने कंक्रीट को इस प्लास्टिसाइज शीट से कवर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल कंक्रीट सरफेस इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद अर्थ शैल बी कोटेड विद 2 coat ऑफ द कोल tar और बिटुमन कोटिंग दैट कंफर्म अप्लाइड प्रोटेक्टिव कोटिंग सिस्टम 3 और अप्लाइड प्रोटेक्टिव कोटिंग सिस्टम 10। सऊदी अरामको इंजीनियर स्टैंडर्ड H101। इसका मतलब है कोई ऐसी स्ट्रक्चर हो जो डायरेक्टली कंटेक्टेड है अर्थ से यानी सॉइल से, तो आपने 2 coats ऑफ फोर्ट बिटुमन इस पे अप्लाई करना है जिसका स्टैंडर्ड APCE 3 और APCS
10th है जो सऊदी अरामको इंजीनियर स्टैंडर्ड H101 में डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है जॉइंट फिलर स्टेट फॉर एक्सपेंशन जॉइंट शेल बी कन्फर्म टू ASTM D1751। इसका मतलब है कि अगर इन केस आपकी जॉइंट फिलर है यानी जहां पे आपकी स्ट्रिप्स फॉर एक्सपेंशन जॉइंट के लिए हमने प्रोवाइड करते हैं तो वो आपने ASTM D1751 के मुताबिक फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट वेट कंक्रीट, लो डेंसिटी कंक्रीट या फोम कंक्रीट भी हम इसको कहते हैं। ये भी हमारे पास एक टाइप ऑफ कंक्रीट है, अक्सर हम यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास स्लोपी मेंटेन होती है। जिस तरह हमारे पास रूफ होती है, रूफ के ऊपर हम ये प्लेस करते हैं लाइट वेट कंक्रीट हम करते हैं यूज़ फॉर मेंटेन स्लोप। ये हमारे पास लाइट वेट जो कंक्रीट होती है ये हम स्लोप को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास जो डेंसिटी है वो 640 kg पर क्यूबिक मीटर है और इसकी जो हमारे पास स्ट्रेंथ है वो 9.7 से लेकर 13.1 MPa यानी 1400 से लेकर 1900 PSI तक इसकी हमारे पास स्ट्रेंथ होती है। मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ वाटर यानी वाटर की जो रेशो है वो आपने कितनी यूज़ करनी है 270 लीटर पर क्यूबिक मीटर आपने यूज़ करनी है। फोम एजेंट इसमें हम यूज़ करते हैं 0.85 लीटर पर क्यूबिक मीटर आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास सीमेंट जो है वो 600 kg पर क्यूबिक मीटर हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रीड कंक्रीट, ये भी हमारे पास एक टाइप ऑफ कंक्रीट है। मैं आगे आप लोगों को पिक्चर में दिखाता हूँ फ्लोरिंग की, आपको वो पिक्चर से समझ आ जाएगी। अक्सर हम फ्लोरिंग में स्क्रीड कंक्रीट करते हैं। इसमें हमारे पास जो साइज़ होता है यानी एग्रीगेट के जो साइज़ होता है वो 3/8 या 3/16 यानी 16 mm से लेकर 20 mm या 10 mm यूज़ होता है। अब जब भी आपने स्क्रीडिंग करनी है यानी स्क्रीड कंक्रीट करनी है तो आपने इन पॉइंट का लाजमी ख्याल करना है। PID को आपने इन्फॉर्म करना है यानी अरामको पे हमारे पास जो PID होता है इंस्पेक्टर होता है उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि हमने स्क्रीड कंक्रीट करनी है। थर्ड पार्टी टेस्टिंग यानी लेबोरेटरी की जो थर्ड पार्टी टेस्टिंग होती है वो भी आपने इन्फॉर्म करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ टेम्परेचर हाई देन यूज़ लिक्विड नाइट्रोजन। अगर इनकी स्क्रीड कंक्रीट में हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हाइट हो जाए यानी टेम्परेचर उसका बढ़ जाए तो लिक्विड नाइट्रोजन हम यूज़ कर दें उसके लिए टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेंडर कास्टिंग, 8 सिलेंडर हम कास्ट करते हैं, 4 हम लैब के लिए कास्ट करते हैं और 4 हम साइट के लिए करते हैं। अब 4 हम 7 डेज़ के बाद क्रैश करते हैं और 4 हम 28 डेज़ के बाद क्रैश कर लेते हैं। ठीक है, अब जब आपने 7 डेज़ के बाद क्रैश करने हैं तो 2 आपने लैब के क्रैश करने हैं और 2 आपने साइट के क्रैश करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरवल टाइम बिटवीन 2 TM 20 मिनट। इसका मतलब है कि इंटरवल टाइम का मतलब है कि जब TM आप आ जाए, TM की बात हुई ट्रांजिट मिक्सर यानी एक ट्रांजिट मिक्सर से लेकर दूसरी ट्रांजिट मिक्सर के बीच में 20 मिनट्स का गैप होना चाहिए। यानी एक आप कंक्रीट प्लेस करोगे, जब वो ख़त्म हो जाए तब आपने दूसरे TM की कंक्रीट को स्टार्ट करनी है। ये हमारे पास स्क्रीड कंक्रीट है। स्क्रीड कंक्रीट अगर आप यहाँ पे फ्लोरिंग वगैरह करनी है तो उससे पहले आपकी वायर मैश जो प्लम्बिंग वर्क हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, वो आपका हो जाता है फाइनल। आपकी जब ये चीज़ें फाइनल हो जाती है ड्राइंग के मुताबिक फ्लोरिंग से यानी टाइल जब हम लगाते हैं उससे ये पहली होती है। ठीक है, आप इस पिक्चर में ये देख सकते हैं, आप पे मैंने मेंशन किए हुए है यहाँ, ये हमारे पास इसमें वायर मैश हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे वायर मैश और प्लम्बिंग का जितना वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, पाइप्स वगैरह है, कंडूट है, वो प्लेस करने के बाद आपने इसके ऊपर स्क्रीड करनी है। ये भी कंक्रीट की तरह ही होती है, इसका साइज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ये क्यूरिंग हुई है, ये स्क्रीड कंक्रीट इसको कहते हैं, ये फ्लोरिंग होती है। इसके ऊपर आपकी जो बाकी वर्किंग होती है जिस तरह टाइल होते हैं, मार्बल वगैरह होते हैं, स्क्रीडिंग वगैरह होती है, वो आपने फाइनल करके इससे पहले ही स्क्रीड कंक्रीट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टाइप ऑफ कंक्रीट यूज़ होती है जो सऊदी अरामको इंजीनियर स्टैंडर्ड्स में डिफाइन हुई है। एक हमारे पास है हॉट वेदर कंक्रीट, ये जब भी हमारे पास हॉट वेदर कंडीशन हो उसमें हम ये टाइप ऑफ कंक्रीट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मास कंक्रीट। मास कंक्रीट का सिंपल ये है कि जब भी हमारे पास डायमेंशन डेप्थ वगैरह 1.2 मीटर से ज़्यादा हो जाए उसमें हम कंक्रीटिंग जो कर रहे हैं उस कंक्रीट को मास कंक्रीट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ कंसोलिडेटिंग कंक्रीट, ये भी हमारे पास टाइप ऑफ कंक्रीट है जो अक्सर हमारे पास कंजेस्टेड एरियाज होते हैं, कंजेस्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें हम ये टाइप ऑफ कंक्रीट यूज़ करते हैं। ये सेल्फ कंसोलिडेटेड कंक्रीट जो होती है ये आपकी खुद ब खुद फ्लो हो जाती है, इसमें आपकी वाइब्रेटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास एक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर, ये हमारे पास जो कुछ एनवायरनमेंट के लिए जिस तरह हमारे पास वेस्ट वाटर होती है या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, इसमें हमारे पास ये टाइप ऑफ जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर है इसमें हम इस टाइप के कंक्रीट को यूज़ करते हैं। तो वो आपको समझ आ गई होगी कंक्रीट की कंप्लीट डिटेल, किस टाइप की कंक्रीट यूज़ होती है, इसकी हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, कंक्रीट का चेकलिस्ट क्या होता है, किस तरह आपने देखना है, स्क्रीड कंक्रीट क्या होती है, लाइट वेट कंक्रीट क्या होती है, स्ट्रक्चरल कंक्रीट, नॉन स्ट्रक्चरल कंक्रीट। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।